हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हमारे जीएस पॉइंटर की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, ठीक है, इसके 4 वीडियो देख लिए थे। यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। ये जो जीएस है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक वीडियो देख ली, जो जीएस पॉइंटर पॉलिटी की देख रहे थे यहाँ तक देख ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आपात उपबंध से, ठीक है। आज का हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा आज का, ये रहेगा आपात जो उपबंध हैं उससे। संविधान में भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 355 में है कि जो भारत सरकार है वो राज्यों की रक्षा करेगी बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से। सही कथन है क्या है? भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों का आंतरिक विक्षोभों से बचाए, ठीक है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों से बचाएगा आर्टिकल 355 के तहत। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जिस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा की गंभीर खतरा है, तो ये कब की थी? 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आंतरिक अशांति। अब इसके आधार पर क्या है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह रहेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। आंतरिक अशांति शब्द से हटा दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही है क्या है? यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपातकाल है कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है, 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। 1 महीने के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी संसद में स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। और वापस कैसे लिया जा सकता है? तो वापस लिया जाता है साधारण बहुमत से लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के कुछ प्रावधान है कि कैसे लागू होता है वो। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन आवश्यक है कैसे? घोषणा की तिथि से 1 माह के अंतराल में, ठीक है। 1 माह के अंतर्गत अगर वो अनुमोदन हो जाता है संसद से तो वो लागू रहेगा। भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 359 के तहत जो मूल अधिकार हैं राष्ट्रपति उन्हें स्थगित कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसको किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो आर्टिकल 20 और 21 है इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकार हैं उन्हें, ठीक है। तो 20 और जो 21 है वो कभी भी निलंबित नहीं होंगे। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके समय निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो संघ और राज्य के बीच कर के विभाजन है ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कथन देखते हैं। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, ठीक है, बिल्कुल सही है, संघात्मक है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो आर्टिकल 352 में संविधान तंत्र की विफलता का प्रावधान नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है? 356 में जो राज्य की संवैधानिक विफलता के प्रावधान है, ठीक है। तो जो कथन है ये सही है और लेकिन कारण इसका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत। प्रायः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कैसे? गवर्नर जो है राज्यपाल की सलाह पर, ठीक है। तो राज्यपाल सलाह देगा कि यहाँ पर राज्य का शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम नहीं है। तो क्या नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन या स्थानीय निकायों का विघटन। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो जरूरी नहीं है कि राज्य विधानसभा का विघटन किया जाए या स्थानीय निकायों का विघटन किया जाए।
नेक्स्ट है हमारा, कुछ राज्य दिए गए हैं और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या दी गई है वहाँ पे, तो उसको देखना है। ठीक है, तो ये मणिपुर, मणिपुर में 2019 तक 10 बार लगा था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में भी इसमें लगा था 2024 में। ठीक है, तो संख्या आप इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी 11 होनी चाहिए, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है? 9 बार, बिल्कुल सही है। बिहार में 8 बार, और उड़ीसा में कितनी बार लगा है? 6 बार। ठीक है, एक बार मणिपुर का आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? 1951 में पंजाब में। ठीक है, और 1953 में पेप्सू राज्य में। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित सही कथन है क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। बिल्कुल सही है, वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, ये राज्यपाल की दशा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार उसको परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह के अंदर अनुमोदन है, और राष्ट्रपति शासन में कितने माह के बाद है? 2 माह में। ठीक है, 2 माह में इसको संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो जो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां हैं वो किसके द्वारा हैं? वो कौन यूज करेगा? संसद करेगी। ठीक है, संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, जैसे राष्ट्रपति करेगा या फिर कोई और जिसको राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये किसने कहा था? एक कथन है, तो ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने। ठीक है, क्या कहा था? राष्ट्रपति का आपातकाल अधिकार संविधान के साथ धोखा है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित सही कथन है। तो जो 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो क्या है इसका प्रावधान? कि जो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा रहा है, इसे 2 माह के अंतर्गत, ठीक है, 2 माह के अंदर संसद के सदनों द्वारा इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में 360 को लागू करने के परिणाम हैं क्या है? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके वेतन या भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि जो उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन सभी के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सभी जो केंद्र के अधिकारी हैं, राज्य के अधिकारी हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक का अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएंगी। ठीक है, तो जो जो भी राज्य अपने विधेयक पारित करेगा, ठीक है, धन विधेयक या वित्त विधेयक, तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ये किस में है? आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो जो आर्टिकल 360 है, ठीक है, इसका अभी तक भारत में उपयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक हुई है, कब हुई है? तो कभी नहीं हुई है। ठीक है, आर्टिकल 356 का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है,
इन परिस्थितियों में जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर जो राष्ट्रीय आपातकाल है किन परिस्थितियों में घोषित किया जाएगा? तो बाह्य आक्रमण, ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट, जो 3 आपातकाल हैं वो इन आधारों पर घोषित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या है? आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे? एक वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? संसद द्वारा, ठीक है। जब संसद राज्य विधानमंडल की अवधि बढ़ाएगी तो बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वित्त आयोग। तो अब वित्त आयोग को देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, तो कौन सा है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके संबंध में सही कथन देखना है। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यह भी सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, और जी जो इसकी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। और कथन देखते हैं कि और कौन कथन सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, ध्यान रखना। जो इसकी सिफारिशें हैं वित्त आयोग की, ये केवल सलाहकारी हैं, ठीक है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति होती है भारत में। तो केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राज्यों में जो अंश है उसको निर्धारित करने के लिए, ठीक है। जो केंद्र का अनुदान है और संघ के राजस्व में जो राज्यों का अंश है उसको कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग के संदर्भ में सही कथन है क्या है? कि इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल, 1 और प्लस 4, ठीक है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है, कैसे? जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं उनके आधार पर संघ और राज्यों के बीच जो वित्त है उसका वितरण होता है, ठीक है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, ठीक है। तो क्या है? जो केंद्रीय कर हैं उनमें राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता, तो ये दोनों सिद्धांत उसमें रहते हैं, किसमें? वित्त आयोग में। वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, कैसे? राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और राज्यों में केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ठीक है। तो जो राज्य को अनुदान दिया जाएगा और जो राज्य एवं केंद्र के बीच कर हैं उनके बंटवारे से संबंधित जो रिपोर्ट है वो किसे भेजता है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग के कार्य क्या हैं? केंद्रीय करों का विभाजन और सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, ठीक है। जो केंद्रीय कर है उनका विभाजन होगा और जो राज्य हैं उनके लिए कुछ अनुदान का प्रावधान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन देखते हैं क्या है। राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल, आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन हुआ है, तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें राज्य वित्त आयोग पूछा है, तो राज्य वित्त आयोग भी एक्चुअली में संवैधानिक ही है, क्योंकि इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत जो आर्टिकल 243 आई है, ठीक है, उसके तहत इसको गठित किया जाता है। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो कथन तो आपका सही है, संवैधानिक है। दूसरा कारण देखते हैं, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ये गलत है, ठीक है। कर सकता है, राज्यों के लिए अलग वित्त आयोग है, ठीक है। पंचायतों में जो प्रावधान है पंचायती राज में 243 आई में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केंद्र जो संघीय राज्य वित्त आयोग है, संघीय वित्त आयोग, वो भी इसकी सिफारिश कर सकता है, ठीक है, संस्तुति कर सकता है कि राज्यों को वित्त कौन से प्रावधान और अतिरिक्त हों। तो दोनों कथन इसमें सही होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं लिखा है तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। और अभी वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है
इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति। क्यों रखवाएगा? क्योंकि जो वित्त आयोग है उसने अपनी सिफारिश किसे भेजी थी? राष्ट्रपति को। ठीक है, अपनी रिपोर्ट भेजी थी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति ही संसद में उसको रखवाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है सामान्यतः प्रत्येक 5वें वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता ही है। अभी कथन देखते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, विशेष कोई योग्यताएं हैं नहीं इसमें। ठीक है, और आप थोड़ा सा इसको अपने ट्रेडिशनल जो बुक है उसमें देख लीजिएगा। कारण, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो नियुक्ति तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन योग्यताएं वो निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, तो एक कथन ए गलत हो जाएगा, कथन और जो कारण है वो आपका सही है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल है, इसको 243 आई आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है। ठीक है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं? तो 16 वित्त आयोग बन चुके हैं। वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है और 4 सदस्य होते हैं। अभी हमने देखा था 1+4। ठीक है, एक अध्यक्ष रहेगा और 4 इसमें सदस्य रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय एवं राज्यों के बीच जो वित्तीय विवाद हैं इसके निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो जो केंद्र और राज्य के बीच वित्त से संबंधित विवाद हैं, ठीक है, इसके निपटारे के लिए कौन सी एजेंसी है? सर्वोच्च न्यायालय इसके सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है योजना आयोग एवं नीति आयोग। ठीक है, जो योजना आयोग है इसका बाद में नामकरण क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो योजना आयोग का अंत किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी, कैसे की गई थी, सॉरी, तो संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके तहत योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव। जैसे ही योजना आयोग की गठित हुई थी, ठीक है, एक प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद ने दिया था, वैसे ही नीति आयोग गठित हुआ है। एक प्रस्ताव दिया है जिसने, किसने? मंत्रिपरिषद ने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि यह किसी संविधान प्रबंध के तहत गठित नहीं हुई है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद के एक आदेश के तहत गठित हुई है। ठीक है, तो क्या होगा? संविधानेतर। संविधानेतर मतलब संविधान के इतर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था, तो AB माथुर ने योजना आयोग और वित्त आयोग के जो इसके विलय का प्रस्ताव दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? AB माथुर ने। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं था, कौन? तो योजना आयोग है, ये ना पहले था ना भी है। ठीक है, निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो कौन कौन से? राष्ट्रीय विकास परिषद का भी संविधान में उल्लेख नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं है, और क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे प्रथम अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग जो अब नीति आयोग है कि पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, जो नीति आयोग होगा इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के विषय में सही कथन है, देखते हैं कौन कौन से। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया है, बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी आपका सही कथन है। ठीक है, तो तीनों कथन आपके सही हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। तो कैसे? जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है इसको कौन सा दर्जा मिलेगा? कैबिनेट मंत्री के समान इसको दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कथन देखते हैं। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। ठीक है,
तो ये सही है आपका कथन। तो योजना आयोग है, इसको आर्थिक मंत्रिमंडल के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये केवल संघ में नहीं है, ये राज्यों में भी नीति आयोग है। ठीक है, और दूसरा कारण कारण क्या है इसका, यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। ठीक है, तो जो योजना आयोग है ये क्या करता था, ये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। ठीक है, तो दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन सही इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि कथन और जो कारण हैं वो मेल नहीं खाते कि उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। अब देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, वे भी सही है। और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो क्या क्या करती है, ये राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, कौन कौन करते हैं, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण होते हैं, और राज्य के उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में और कौन कौन सी कथन सही हैं, यह एक गैर वैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान के इधर इसको स्थापित किया गया है, ना ही किसी कानून के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, अब जब कानून के तहत नहीं बना गया तो क्या हो जाएगी, गैर वैधानिक, और संविधान से इतर है तो इसको क्या बोल देंगे, गैर संवैधानिक। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक का प्रावधान है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक है, कम से कम 2 बार इसकी बैठक अवश्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किससे, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, कौन करता है अध्यक्षता, तो भारत का प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, किसकी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो ध्यान रखना, नीति आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी, और राष्ट्रीय विकास परिषद की भी अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो कब गठित की गई थी ये, 6 अगस्त 1952 को। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग एवं नीति आयोग में से एक जो संवैधानिक संस्था है। तो संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, वित्त आयोग संवैधानिक है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। ठीक है, नीति आयोग क्या है, संविधान के इतर संस्था है, जिसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकपाल एवं लोक आयोग, महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, जो लोकपाल है और दूसरे महत्वपूर्ण आयोग है उनको देखेंगे। तो हमारे देश के लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, लोकपाल संस्था के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में न्यायमूर्ति AM खानविलकर इसके अध्यक्ष हैं, किसके, लोकपाल के। ठीक है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो जो लोकपाल एवं लोकायुक्त थे इसकी स्थापना का सुझाव किसने दिया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, ठीक है, जो केंद्र स्तर पर क्या है, लोकपाल है, और राज्य स्तर पर क्या है, लोकायुक्त। ठीक है, तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, तो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग है, ये कब बना था, 1966-70 में इसने सिफारिश दी थी, तो उसने की थी कि राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाए। ठीक है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है, ओम्बुड्स का भारतीय प्रतिमान क्या है, लोकपाल। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई। ठीक है, बाद में कौन बने इसके अध्यक्ष, के हनुमंतैया। ठीक है, तो जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, इसने ही सबसे पहले सिफारिश की थी कि लोकायुक्त और लोकपाल की स्थापना की जाए, और उसके अध्यक्ष कौन थे, पहले मोरारजी देसाई, और बाद में कौन बने, के हनुमंतैया। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया, कब रखा गया था, 1968 में। ठीक है, वह राज्य जहां पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया, कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। 2014 में राजस्थान में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में, ठीक है, नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति जिस विषय से संबंधित थी, तो कौन सी थी, लोकायुक्त से संबंधित थी, कहाँ हुई थी गठित, राजस्थान में।
उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसे करता है? राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि है वो कितने वर्ष की है? 8 वर्ष की। ठीक है। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो ये था उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं कथन, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्पसंख्यक जो शब्द है इसकी भारतीय संविधान में कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, कथन इसके जो कारण है इसकी व्याख्या सही नहीं हो रही है, लेकिन कथन और कारण दोनों इसमें सही हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में सही कथन है, क्या है? भारत सरकार ने 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। कौन, किसे किसे? मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, पारसियों को और जैनों को अल्पसंख्यक के रूप में परिभाषित किया है। तो ध्यान रखना, 6 समुदाय, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसको 1992 के संसदीय अधिनियम के तहत, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसे बाद में क्या है, इसे संवैधानिक दर्जा तो दिया गया है। ठीक है, और भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका, ये मूल अधिकार में दिया गया है कि भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अधिकार देता है। ठीक है, मान्यता और संरक्षण का। आगे देखते हैं हम, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं, क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 की धारा 10 में है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी जो अधिनियम है 1990 का बना था, उसमें धारा 10 में इसके कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो जो बोहरा समिति है किसके लिए बनाई गई थी? ये राजनेता और अपराधियों की साठगांठ के संबंध में बनाई गई थी, इसके अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, बोहरा समिति क्यों बनाई गई थी? राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के लिए 1993 में। वह समिति जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। ठीक है, तो जो वो समिति कौन थी? बोहरा समिति। तो जो ध्यान है अपना, अभी हमने देखा था कि राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के लिए कौन बनी थी? बोहरा समिति। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना, भारतीय जो आईएएस सर्विस है, ठीक है, आईपीएस है, इन्हें समाप्त करने की सिफारिश की थी किसने? राजमन्नार आयोग ने। और नेक्स्ट है हमारा, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के विभाग जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 1948 में, के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? ये उद्देशिका में भी हैं, ये डीपीएसपी में भी हैं और मूल कर्तव्य में भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये मूल अधिकार के अतिरिक्त कहाँ कहाँ हैं? उद्देशिका में है, डीपीएसपी में है और मूल कर्तव्य में है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 30 हैं। और 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कितने अनुच्छेद हैं? 30। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है, क्या है? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर बल। ठीक है, तो मानवाधिकारों में क्या दिया जाता है कि भाई जो मानव है उसको मानव के नाते कुछ गरिमा है उसकी। ठीक है, तो उसको कुछ अधिकार मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल है, क्या है? सम्मान है, स्वतंत्रता एवं समानता है, जीवन का अधिकार है और उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता है। तो ये सभी सार्वभौमिक घोषणा में शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक नोट देखते हैं कि नोट क्या है। सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जो सार्वभौमिक आय का अधिकार है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संदर्भ में सही कथन है, क्या है?
संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है। ठीक है, 1948 के तहत इसको अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से लेकर 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार माना जाता है। ये भी सही है। ठीक है, और संविधान जो अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार और अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार है, ये मानव अधिकार के रूप में शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सब क्या है, जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसके अनुसार दिए गए हैं। तो एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बैक करके वीडियो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा निजता के अधिकार में से वह जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्रता एवं समानता आपने ऊपर देखा है, जीवन तथा आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी देखा है, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन इसमें निजता का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की जिस पीढ़ी के अंतर्गत आता है वो कौन सी है? दूसरी पीढ़ी है, जिसके अंतर्गत सामाजिक विभेद का उन्मूलन करने का जो मानवाधिकार है वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शहर का अधिकार एक सम्मत मानवाधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट, ठीक है, प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। तो एक कथन आपका गलत है। ठीक है, वो नहीं करता है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों पर वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। ये सही है। और शहर का अधिकार क्या है कि यह राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। तो ये क्या है? शहर का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश है वो किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ पे है? आर्टिकल 123 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रवृत्त हुआ। कब बना था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को। जो मानवाधिकार आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के क्या उद्देश्य हैं? मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन इसके उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं कौन कौन से? देखो, राष्ट्रपति इसमें नियुक्ति करेंगे, लेकिन उसमें कौन कौन होंगे? जो समिति एक होगी वो डिसाइड करेगी कि किसका नाम इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, तो समिति में कौन कौन होगा? उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इन सभी लोगों से एक समिति बनेगी और वो समिति एक नाम रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेंगे। ठीक है, किसमें? मानवाधिकार के अध्यक्ष पद के लिए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है। क्या है? इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन का जो भी अध्यक्ष बनेगा ये वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कम से कम भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारशी प्रकृति की हैं। ये भी कथन आपका सही है, क्योंकि इसकी शक्तियों को केवल सिफारशी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बाध्यता नहीं है उसको मानने की। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है, और जो उसमें सदस्य नियुक्त किए जाते हैं कम से कम उसमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए, अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाकर। ठीक है, कम से कम एक, अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है। कहाँ पर दी गई है? धारा 2 के अंतर्गत 1 और एम के अंतर्गत। ठीक है, धारा 2(1) एम के अंतर्गत इसकी लोक सेवा की परिभाषा दी गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा दी गई है इसमें कौन शामिल नहीं है? राज्य के सशस्त्र बल। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है।
तो राष्ट्रीय जो विधि आयोग का अध्यक्ष है, इसका पदेन सदस्य नहीं होता है, ठीक है, मानवाधिकार आयोग का। आगे देखते हैं कथन और कारण, देखते हैं कौन से सही हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो, तो ये आपका सही है। उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो निर्धारित किया जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। जो अध्यक्ष रहेगा वो 3 साल के लिए नियुक्त होगा या उसकी मैक्सिमम आयु 70 वर्ष है, ठीक है। यदि वो 70 वर्ष के पहले 3 वर्ष की आयु, 3 वर्ष वो कार्यकाल है उसका, ठीक है। अगर वो 70 वर्ष क्रॉस कर जाता है तो उसके पहले उसको इस्तीफा देना होगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 69 ईयर में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 3 वर्ष नियुक्ति हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह 70 वर्ष की सीमा को क्रॉस कर जाएगा तो उसके पहले उसको हटना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से कितनी है? तो 3 वर्ष से लेके, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में आते हैं कौन कौन से? समानता, शिक्षा, जीवन और स्वतंत्रता आदि से संबंधित जो अधिकार हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। देखते हैं, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये ध्यान रखना, कोई भी राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही होगा, ठीक है। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करेगा राज्यपाल। और अब जैसे राज्यों की बात करें तो राज्य में हम देखेंगे कि जो समिति बनती है सिफारिश करने के लिए, उसमें कौन कौन शामिल होता है। तो देखो, मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे? नियुक्ति की सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। और इसमें जो समिति रहती है उसमें राज्यपाल नहीं रहता। जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कौन शामिल नहीं रहता, तो राज्यपाल नहीं रहता, ठीक है। मुख्यमंत्री रहेंगे, विधानसभा का अध्यक्ष रहेंगे और गृह मंत्रालय का एक मंत्री रहेगा, ठीक है, जिसमें गृह मंत्री रहेंगे। आगे देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश, ठीक है, करने वाली समिति कौन कौन? तो वही मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में नेता के नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, जो विपक्ष का नेता है वो भी इसमें शामिल रहेगा। तो 4 लोग रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो समिति बनी है आपकी, ये जो समिति बनी है इसकी अध्यक्षता करेगा मुख्यमंत्री। राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए आप लोग, फिर से पढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। किसके? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही किसी न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामित जो कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है, ठीक है। जैसे किसी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, वो वहाँ पे अपने पद पर सेवा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो जो सदस्य उनमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कौन बनाएगा? राज्यपाल, ठीक है। और अपना ये वार्षिक प्रतिवेदन जो राज्य मानवाधिकार आयोग है किसे देता है? तो राज्य सरकार के समक्ष देता है, ध्यान रखना, ठीक है। राज्यपाल को नहीं देता, किसे देता है? राज्य सरकार को। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना है, ठीक है, सजा नहीं दे सकता है, ठीक है। सजा कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये देंगे। लेकिन जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये सजा नहीं देगा, ठीक है। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा
नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। ठीक है, तो जो आयोग है इसके जो सदस्य हैं, ठीक है, या फिर कोई कृत हो जाता है तो उसके लिए कोई जो नियुक्त अधिकारी है, ठीक है, वो क्या समझा जाएगा, वो समझा जाएगा लोक सेवक। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 150 सॉरी, अब तो ये दंड संहिता नहीं रह गया है यहाँ पे, तो भारतीय संहिता हो गया है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना। लेकिन ये कुल मिला के फैक्ट ये है कि यहाँ पे जो न्यायालय आपका काम करेगा, ठीक है, उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई हैं मानवाधिकार आयोग को। ठीक है, तो जो मानवाधिकार आयोग है किस न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, उसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, जैसे ये नोट लिखा हुआ है वही, कि जो भारतीय दंड संहिता है उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है किससे, भारतीय न्याय संहिता से। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है उसमें। तो कुल मिला के फैक्ट का मतलब ये है कि मानव अधिकार आयोग है किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना कि 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय दंड संहिता है इसे क्या कहा जाने लगा है, भारतीय न्याय संहिता। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, यदि सशस्त्र बलों के द्वारा किसी प्रकार का ह्यूमन राइट का अतिक्रमण हुआ है तो या तो स्वप्रेरणा से या किसी की शिकायत पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, कौन मांग सकता है, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का एक अधिवक्ता जो अधिवक्ता को किसी विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम प्रैक्टिस में रहा हो। ठीक है, तो जो राज्य मानवाधिकार के न्यायालय के लिए है, इसमें एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर वो व्यक्ति 7 वर्षों तक प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको एक विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं है, क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग है जो, वो संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक प्राधिकरण कौन कौन से हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है और जिला पंचायत है। ठीक है, जो मानवाधिकार आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि वैधानिक संस्था क्यों है, क्योंकि एक अधिनियम के तहत इसको गठित किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद कब बनी थी, 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी थी, 1952 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब गठित हुआ था, 1964 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था, 1993 में। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये ध्यान रखना, MC सीतलवाड़। ठीक है, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और पहले कौन थे, तो मैकाले, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वो इसके पहले अध्यक्ष थे। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित सही कथन है, क्या है, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN वेंकटचलैया ने की थी। ठीक है, तो जो संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग बना था, ये इसकी जो अनुशंसा है वो कैसी है, अनुशंसा प्रकृति की है रिपोर्ट। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी, MN वेंकटचलैया ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, किसने अध्यक्षता की थी, MN वेंकटचलैया ने। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था, किस पर विचार किया था, मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। ठीक है, ये किसने विचार किया था, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, गठित करने वाले थे कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोबारा देख लीजिए, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे कौन से, मोरारजी देसाई ने किसको गठित किया था, मंडल आयोग ने। मंडल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब की थी, 1980 में। वर्ष 1990 में SC/ST जो नेशनल कमीशन था की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचारण का कारण नहीं है, तो धार्मिक कारण के आधार पर उन पर अत्याचार नहीं होते थे। ठीक है, ये किसने कहा था, SC/ST आयोग ने। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना इनकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो ध्यान रखना, जो सतर्कता क्षेत्र में
केंद्रीय एजेंसी को सलाह व मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? के संथानम ने। ठीक है, कब की थी? 1964 में। ठीक है, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? इसकी अनुशंसा थी वो थी संथानम कमेटी की अनुशंसा थी। इसके आधार पर सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो ये कोई आर्टिकल नहीं है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता हो। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 2005 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, जिसे आप लोकप्रिय नाम क्या है इसका अंग्रेजी में? CBI। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब आया था? 1988 में। और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, जिसे ED कहते हैं? 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो कौन सा है वो? आर्टिकल 315 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 322। ठीक है, जो आर्टिकल 322 से क्या है कि लोक सेवा आयोग के जो व्यय हैं उससे संबंधित है। और जो 315 में क्या है? 315 में है लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग। जो राज्य सेवा के आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। कब बनाया जाएगा? जब संबंधित राज्य निवेदन करें तो संसद उसको बना सकती है। ठीक है, क्या बना सकती है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? नाम क्या रहेगा उसका? संयुक्त लोक सेवा आयोग। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। कैसे? यदि राज्य इस संबंध में करार करें तो संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इसका गठन कौन करेगा? संसद। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कैसे? जब राज्य की मांग हो और राष्ट्रपति इसकी अनुमति प्रदान करे। ठीक है, संस्तुति कर दे, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, UPSC है, ठीक है, वो स्टेट PSC की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता। क्यों? किस लिए? सिविल सेवकों के स्थानांतरण के मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। कैसे? राष्ट्रपति अनुमोदित कर दे तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के लिए सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, कब? जब राष्ट्रपति इसको अनुमोदित कर दे। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। कैसे? आर्टिकल 317 में इसके कुछ प्रावधान हैं, उसके आधार पर लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उन्हें हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय जांच करेगा। ठीक है, और जांच के बाद जो भी वो रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। कैसे? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। एक क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है? क्या है? तो अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। बिल्कुल, हमने देख लिया है कि जो अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे उनको कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। ठीक है, ये ध्यान रखना राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा के से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, इन्हें जब सुप्रीम कोर्ट जांच कर लेगा तब इन्हें कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है। क्या है? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, देखा होगा आपने, आर्टिकल 315 के तहत इसका गठन हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, और जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं वो अपना प्रतिवेदन किसे देंगे? राज्यपाल को। ठीक है, तो UPSC किसे देगा? राष्ट्रपति को। और जो स्टेट PSC हैं ये किसे देंगे? राज्यपाल को।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्य कितने हैं? तो 5 हैं, ठीक है। 1+4, एक अध्यक्ष, 4 इसमें सदस्य हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में से इस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इन्हें संसद हटाएगी, ठीक है। और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्हें नहीं हटाएगी। इन्हें कौन हटाएगा? कौन हटाएगा इन्हें? हटाएगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन हटाएगा? इसे संसद हटाएगी। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं, उन्हें कौन हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच पे राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का उपयुक्त चरित्र चित्रण है, क्या है? लोक नियुक्ति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। जो नौकरशाह हैं, जो लोक नियुक्ति बनेगी, ठीक है, लोगों के लिए नीतियाँ बनेगी, उनको कार्यान्वित करेगा कौन? करेगा नौकरशाही, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो रोज बैथ्यू थी, ये यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारत होते हैं। तो किसी भी राज्य के जो व्यय हैं वो भारत होंगे राज्य की संचित निधि पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो जो किसी भी राज्य का जो स्टेट पीएससी है, ठीक है, उसके कार्यों का विस्तार कौन करेगा? उस राज्य का विधानमंडल करेगा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई है वो कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, ठीक है, पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। कौन सा वो एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। प्रावधान जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है वो किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, उसकी धारा 118(3) के तहत इसको गठित किया गया है, ठीक है। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है, ठीक है, तो वो कौन सा करता है? आर्टिकल 310, ठीक है, 310 है ये, प्रसाद का सिद्धांत का उल्लेख करता है। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में जिसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, कौन थे? वाई के अलग समिति, योगेंद्र कुमार अलग समिति बनी थी, किसके लिए? संघ लोक सेवा आयोग ने जो उसकी परीक्षा थी उसकी समीक्षा के लिए। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति, ये समिति का ध्यान रखना। तो पीसी होता समिति कब बनी थी? 2004 में, और सिविल सेवा में सुधार के लिए, ठीक है। भारत में नागरिक सेवाएं दिवस जो सिविल सर्विस डे है, कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अस्थायी विशेष प्रावधान। देखते हैं, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं। तो विभिन्न राज्यों से जो विशिष्ट प्रावधान हैं भारतीय संविधान में, ये कहाँ दिए गए हैं? 371 से 371 जे तक, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 खाम है, ठीक है, क्या है? किसके लिए विशेष उपबंध है? असम के लिए, ठीक है। 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान है, किसे हैं? महाराष्ट्र और गुजरात को 371 से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 370 है, ये क्या है? एक अस्थायी था और संक्रमणकालीन उपबंध था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 2019 में बहुत कुछ विशेष प्रावधानों को इससे हटा भी दिया है, ठीक है, जो कहाँ लागू था? जम्मू कश्मीर में। घटनाएं सही कालानुक्रम में देखते हैं, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह ने पहले विलय पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने कब साइन किए थे? 1948 में। और जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया उसके बाद, और फिर जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो ये चारों इस क्रम में हुए थे, ठीक है, घटनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं। तो जो भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन है, देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके
और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण के से उन्हें पद पर नहीं हटाया जा सकता। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, क्या है, फिर से देख लीजिए दूसरा पॉइंट। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके कारणों से उन्हें पद पर नहीं हटाया जा सकता। कैसे हटाया जा सकता है? जब संसद उसका अनुमोदन करे। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय दिया जाता है। ठीक है, तो जो भारत के निर्वाचन आयोग हैं, के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, उन्हें न्यायाधीश के समान ही वेतन मिलेंगे। ठीक है, और भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से कितना रहेगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं, भारत के निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयोग थे, इसकी आयु कितनी है? तो वही आप देख चुके हैं कि 6 वर्ष से लेके मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, जो भी आयु पहले हो उतना इसका कार्यकाल रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद च्युत किया सकता है कैसे? जब संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत से जो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति जो अनुमोदित कर दें, ठीक है, जो प्रस्ताव, तो उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जो निर्वाचन आयुक्त हैं, ध्यान रखना यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त को किससे हटाया जा सकता है? जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श कर दे। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा? जब संसद 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव अनुमोदित कर दे तो राष्ट्रपति इसको हटा देगा। लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इन्हें कौन हटाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, क्या हैं? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, और निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य करना, निरीक्षण करना, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, तो ये तीनों कथन इसके बिल्कुल सही हैं। क्या क्या करता है? संसद और राज्य के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, निर्वाचन सूचियों का निरीक्षण करता है, निर्देशन करता है और उनका नियंत्रण करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता? निर्वाचन आयोग। सही कथन है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करेगा? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और विभाजन या विलय से संबंधित कोई विवाद है तो उसका निपटारा करता है। ठीक है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत हैं। कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, और कौन सी? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो ये दोनों प्रणालियाँ भारत में प्रचलित हैं। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है, क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया गया है। ठीक है, तो ये भारत के जो निर्वाचन के क्रम है, ठीक है, प्रक्रम है, उसमें इसको देखा गया है। ठीक है, विषय में सही है, क्या है? एक बार और देख लीजिए, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा किससे? तो भारत के निर्वाचन आयोग से। ठीक है, जब संसद के सदस्य की निर्भरता का प्रश्न हो तो राष्ट्रपति किससे विचार करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग से। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी विषय पर कोई निर्णय देने से पूर्व राय लेगा, किसकी? निर्वाचन आयोग की। ठीक है, यदि किसी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या है? कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी और उसने कुल जो वैध मत थे उसका 1/6 प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, तो ये उसका जमा, अगर वो इतनी 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है जितनी वैध मत है तो उसको क्या हो जाएगा? जमानत राशि उसकी जब्त हो जाएगी। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया किसके द्वारा? संसद द्वारा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जिसे 2 वर्ष से अधिक की सज़ा मिली है तो वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है,
अभिकथन देखते हैं, फिर कारण देखते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है, ये गलत है। ठीक है, कौन बनाएगा आचार संहिता? ये बनाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। तो कथन आपका सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, एक वैधानिक अधिकार है मताधार का। हम मत देंगे, ये हमारा कानूनी अधिकार है। और हम निर्वाचित भी हो सकते हैं, ये हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है, भारत के जिस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो वयस्क मताधिकार कहाँ है? आर्टिकल 326 में। ठीक है, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया कब? तो 1989 के चुनाव में। ठीक है, क्यों? क्योंकि 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 21 जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। तो पहली बार प्रयोग कब किया था? 1989 में। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांत कौन कौन से हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक सूची होगी, बिल्कुल सही है। धर्म, जाति, लिंग आदि के निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों कथन जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव आयोग लागू किया जाए तो भारतीय संविधान में जिन अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी वो कौन कौन से होंगे? आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356। इसके अलावा और भी कुछ आर्टिकल होंगे जिसमें संशोधन करना पड़ेगा। कब? जब एक राज्य एक चुनाव होगा तब। ठीक है, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में सही है, तो क्या है? निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। ठीक है, तो एक तकनीक है जिसके माध्यम से यह सर्वे किया जाता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के लिए किया है। ठीक है, कौन सा मत है? वो है सर्वेक्षण है निर्गम मत सर्वेक्षण। 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में लगभग कितनी थी? 714 मिलियन। ठीक है, और 2024 में कितनी थी? 968.8 मिलियन से अधिक थी। ठीक है, निर्वाचकों की संख्या। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के संबंध में सही है, तो देखते हैं कौन कौन से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने अगर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का या भारतीय संविधान के अपमान किया है, ठीक है, और उसमें उसको दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसको 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। जो अभ्यर्थी के लिए प्रतिभूति निक्षेप है, ठीक है, जमानत राशि, उसमें वृद्धि की गई है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सही है। कोई अभ्यर्थी जहां अब 2 या 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से अधिक, ध्यान रखना, 2 के लिए अभी भी हो सकता है 2 जगह से, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अब ध्यान रखना। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किस चीज़ की? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना खर्च व्यय करते हैं। ठीक है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या कहा था कि जो जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके लिए चुनाव जो निधि है वो कौन खर्च करे? भारत सरकार। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधारों से। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, तो वहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे सिर्फ 2 ही दल चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ठीक है, कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति। तो आपका ये भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। कब बनाया गया था? 1989 में। ठीक है, उसके पहले क्या था? 1 सदस्यीय था। इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं करवाता। ये कौन करवाता है? ये करवाएगा राज्य का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो। ठीक है, लोकसभा की 543 निर्वाचन सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जनजातियों को हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। तो ये आपका बिल्कुल कथन सही है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। ये भी सही है। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। कौन करेगा परिसीमन आयोग की नियुक्ति? केंद्र सरकार, सॉरी केंद्र सरकार नहीं, राष्ट्रपति करती है। ठीक है, राष्ट्रपति का, एक मिनट देखता हूँ। परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, परिसीमन आयोग की नियुक्ति है वो कौन ही करता है? केंद्र सरकार ही करता है। ठीक है, 84 सीटें एससी के लिए हैं, 47 सीटें एसटी के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। परिसीमन आयोग के जो आदेश हैं, ठीक है, इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही कथन है, किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों को में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना, जो परिसीमन आयोग के निर्णय रहेंगे वो अंतिम रहेंगे। ठीक है, किसी भी जगह पे उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कथन देखते हैं, कारण देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। बिल्कुल सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीय, लिंग, हितों, विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो दोनों कथन इसके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? हम राष्ट्रपति में उसको देख चुके हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति टॉपिक में, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है किसके? अल्पसंख्यकों के हित हैं उनको प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा देखते हैं, कारण और कथन। कथन क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है। बिल्कुल सही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन। ठीक है, कारण, क्योंकि जो निर्वाचन का निरीक्षण का अधिकार किसका रहता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तो कारण कथन इसका सही है लेकिन कारण इसका गलत है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला रमा देवी। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी। ठीक है, भारत में मतदान हेतु वीवीपैट का संस्करण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वीवीपैट के संस्करण कौन है? M2 और M3। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए फिर आज दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राजनीतिक दल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लगभग पूरी ही जो संवैधानिक प्रक्रिया है, भारत का जो पॉलिटी है, भारत की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।